गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के स्पेसिफिक जितनी भी न्यूज़ जो आई है न्यूज़पेपर में 8 नवंबर 2023 के, वो हो सकती है द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से, या जो भी प्लेसेस अभी न्यूज़ में चल रहे हैं तो उनको डिटेल में करेंगे। 194 दिन बाकी है प्रीलिम्स के पेपर 2024 के लिए, यानी कि 194 डेज ही बचे हुए हैं। तो चलिए अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों के साथ शुरू करते हैं। सुबह सुबह अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं। पहली खबर की तरफ बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं हेलिकोबैक्टर पायलोरी, एच पायलोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि एक खबर में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक 2 स्टेप पीसीआर क्या बनाया है, 2 स्टेप पीसीआर यानी कि पॉलीमेरास चेन रिएक्शन बनाया है। और ये क्या काम करेगा, ये एच पायलोरी जो बैक्टीरिया है उसको ढूंढेगा। ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड है। ये बैक्टीरिया कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है। कहाँ मिलता है, फोटो से आप देख सकते हैं कि स्टमक जो है, यहाँ पे ऊपर देखिए आप, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लीवर दिख रहा है। यहाँ से इसके नीचे स्टमक है और स्टमक के नीचे क्या है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उनके बीच में स्टमक है, यहाँ पे आपको ये बैक्टीरिया दिखाई देता है, मिलता है। बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया होता क्या है। एक्चुअली में जो ये बैक्टीरिया होता है यानी कि एच पायलोरी, ये बहुत बड़ा एक रिस्क होता है गैस्ट्रिक कैंसर का। तो गैस्ट्रिक कैंसर है तो कहाँ पाया जाएगा, स्टमक में ही पाया जाएगा। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बचपन में होता है। अगर आप बचपन में कभी छोटे बच्चे होते हो, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके पेट में ये होता है। अगर इसको ठीक ना किया जाए चाइल्डहुड के टाइम पे तो ये पूरे जीवन फिर ठीक नहीं होता है। और ये 60 से 70% बहुत बड़ा नंबर हो जाता है ये, कि 60 से 70% जो पॉपुलेशन है इंडिया, उसमें इंडिया के अंदर ये इफ़ेक्ट करता है उसको। अब जो ये एच पायलोरी बनाया गया है हेलिकोबैक्टर, इसके लिए जो बनाया है 2 स्टेप पीसीआर, उसका क्या होगा, मतलब वो कैसे हेल्प करेगा। ये करेगा हेल्प एच पायलोरी के इन्फेक्शन को डिटेन करने के लिए, यानी कि उसको ढूंढेगा वो कि कहाँ पे है, डिटेक्ट करेगा। इसके अलावा ये भी आइडेंटिफाई करेगा कि क्लेरिथ्रोमासाइन रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, यानी 7 घंटों के अंदर अंदर ये एक ऐसा बैक्टीरिया को भी आइडेंटिफाई करेगा जो कि क्लोरीथाइमोन रेसिस्टेंट होना चाहिए। और फिर जाके ये जो बैक्टीरिया है इसको जाके ख़त्म किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा इन्फेक्शन को, इसके ऊपर फिर ट्रीटमेंट लिया जाएगा। तो ये हमारे लिए जानना जरूरी था। बस समझना यही था कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी अगर आ जाता है तो वो कहाँ मिलेगा, स्टमक में मिलेगा, पॉइंट 1। सेकेंड, ये आप इस तरीके का दिखेगा, क्या कर सकता है, कैंसर कर सकता है। कौन सा कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर। प्रीलिम्स के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं विट्रीमियर इनकॉर्पोरेटेड विद पॉलीरोक्सेन VPR। तो ये क्या होता है, पॉलीरोक्सेन जो होता है ये होता है एक तरीके का प्लास्टिक। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जापान के अंदर जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक नए तरीके का प्लास्टिक बना दिया है जिसको बोला जाएगा VPR। ये जो VPR है जापान के कुछ साइंटिस्ट ने बनाया है। और क्या होता है ये एक्सपोसी रेजिन विट्रीमियर के ऊपर बेस्ड है। मतलब ये जो विट्रीमियर आप देख रहे हैं ये एक मटेरियल है, इसी के साथ इसको बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए विट्रीमियर्स जो होते हैं वो अभी बहुत रिसेंट की कैटेगरी है, मतलब बहुत अभी हमने उनको ढूंढा है। और इस रिसेंट कैटेगरी को कहाँ पे डाला गया है, प्लास्टिक की कैटेगरीज के अंदर डाल दिया गया है। ये क्यों जाने जाते हैं, 2 कारण से ये बहुत फेमस हो रहे हैं। पहला तो रीज़न है कि इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, नॉर्मल जो प्लास्टिक होता है उनसे इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी है। दूसरी बात ये है कि ये खुद को रीशेप कर लेते हैं। अगर आप इसको हीट के अंदर देंगे ना तो ये उसको रीशेप कर लेंगे, अपने आप के शेप को बदल लेंगे। वो तो नॉर्मली हर ही प्लास्टिक कर लेता है, लेकिन इनका थोड़ा टेंडेंसी है ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कि जो विटमार है ये पार्शली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी आप इसके कुछ पार्ट को बायोडिग्रेडेब कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो बिल्कुल। क्योंकि आज तक आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि प्लास्टिक कभी भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। जो डीकम्पोजर होते हैं या जो डेटरिस्ट
होते हैं किसके अंदर, अर्थ के अंदर, सोइल के अंदर, वो इनको खा के ख़त्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब इसको हाफली इसको ख़त्म किया जा सकता है। इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स शेपीज़ वगैरह हैं, तो इसको दोबारा से रिस्टोर कर लिया जा सकता है एक बार हीट करने के बाद। यानी ये ख़राब हो गया है, फिर से जब ये ख़राब हो गया तो आप इसको दोबारा से इसकी कॉम्प्लेक्स शेप्स वगैरह को याद करके, जैसे कि देखिए आप विटिमर अलग अलग तरीके के, कोई किस तरीके का दिख रहा है, कोई किस तरीके का, तो इसको हीट के अंदर देके और इसको दोबारा से सेल्फ किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। इसकी और भी चीज़ है, शेफ मॉर्फोनिंग की जा सकती है, सेल्फ हीलिंग है, खुद ब खुद को ठीक कर लेता है, मटेरियल का सर्कुलेशन हो जाता है, बार बार इसको दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। याद रखना क्या है, विटिमियर इनकॉर्पोरेटेड विद पॉलीरोक्सोटेन VPR क्या होता है, प्लास्टिक होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्लास्टिक। नेक्स्ट हम चलते हैं लाइसोनोटियस नेमोचुमी के बारे में। ये एक तरीके का प्लांट है, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक नई स्पीशी मिली है इसकी, एपिफाइटिक ये प्लांट है। क्या है ये, एपिफाइटिक प्लांट। एपिफाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, ये वो प्लांट्स होते हैं जो, मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्री है और आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बेल होती हैं जो इस ट्री के ऊपर चढ़ी होती हैं, तो ये जो दूसरे ट्री के ऊपर जा रही है इनको बोला जाता है एपिफाइटिक प्लांट्स। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये इस ट्री को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही है, मतलब कि ये पैरासिटिक नहीं होती हैं, ये पैरासाइट नहीं है, ये इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, ये अपना सन से अपनी एनर्जी खुद लेंगी, ये ट्री से कोई एनर्जी नहीं ले रही, ये भी सन से अपनी एनर्जी से फोटोसिंथेसिस खुद बनाएंगी। तो ये इसका एक डिफरेंस है। एपिथियाटिक प्लांट्स है, नई स्पीशी है, इसको ढूंढा गया है, कहाँ पे मिली है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से ये मिली है। कहाँ पे, हमारे जो हिमालय का रीजन है, असम का रीजन है, वहाँ पे इसको ढूंढा गया है। ये जो रेंज है ये हिमालय, जापान, इंडो चाइना, वहाँ पे भी मिलते हैं, वहाँ की ये नेटिव रेंज है। आप देखिए यहाँ पे मैंने फोटो लगाया हुआ है कि कैसे ये इतना सुंदर एक पर्पल कलर का फ्लावर बनाती है। इसके अलावा इसके और जो कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से इस फोटो में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसका नाम रखा गया है लेट चाहू पुनको नोमचून के ऊपर, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की खाप्ती कम्युनिटी के। तो यहाँ से दो चीज़ें याद रखनी चाहिए, एक तो खाप्ती कम्युनिटी कहाँ होती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर होती है, और दूसरे किनके नाम के ऊपर ये लिखा गया है, ये लिखा गया चाऊ पोंक्यो नोमचून के नाम के ऊपर। ये खुद एक सोशल रिफॉर्मर थे। यहाँ पे हम और बात कर लेते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसने कि इसको ढूंढा है, BSI। ऐसे बहुत सारे सर्वे होते हैं, जैसे कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, इसके अलावा और भी होते हैं, सेंसस सर्वे ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे। इसी तरीके से बोनेटिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, बोनेटिकल। अब यहाँ पे इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है बहुत पहले 1890 के अंदर, 1890 के 1990 के दशक में ही इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था। दशक क्या, बल्कि 1990 के साल में ही इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था। ये एक रिसर्च करने की ऑर्गेनाइजेशन है, और ये किसके अंडर आती है, तो अभी तक आप लोगों को समझ जाना चाहिए किसके अंडर आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, वेरी गुड, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल। तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मोइफिस के अंदर इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और ये जो है ये बहुत सारे वाइल्ड जो प्लांट होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं कंट्री, उनके ऊपर पढ़ाई करती है, मतलब रिसर्च वगैरह करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूज़, जो कि है मैटरनिटी के लीव के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, करंटली न्यूज़ में इसी वजह से है क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है, जो आर्मी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आर्मी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स होती हैं, फीमेल सोल्जर्स होती है, उनको सेम 26 वीक्स की प्रेगनेंसी यानी कि मैटरनिटी लीव दे दी गई है प्रेगनेंसी के बाद या दौरान, जब उनको चाहिए होती है। और ये कब मिला, पहले इतना ज़्यादा आर्म फोर्सेज में सेम नहीं मिलता था, उनको कम दिया जाता था एज सिविलियन। लेकिन अब जैसे सिविलियंस को मिलता है, किसी भी औरत को जो भी काम कर रही है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, डजेंट मैटर चाहे वो प्राइवेट है या सरकारी है, तो उसके अंदर आपको किस एक्ट के दौरान ये देना पड़ता है, ये देना पड़ता है आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट्स। तो यानी कि आप माँ बनी है तो उसके कुछ बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए। कब बना था ये एक्ट, 1961 में बना था। उसके बाद इसको 2017 में एक बार अमेंड भी किया जाता है, दोबारा से इसमें लिया जाता है, और इसकी लिमिट है 26 वीक्स की। आपकी किसी भी वुमन की कोई एक प्रेगनेंसी होती है, वो मोस्टली 40 से लेके 42 वीक्स के दौरान होती है, इन्हीं 42 वीक्स की होती है। तो आप लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5 महीने 10 दिन की यहाँ पे मैटरनिटी लीव किसी भी औरत को दी जाएगी, चाहे वो आर्मी में हो
हो चाहे वो कहीं पे भी हो। इसमें एक रूल है कि अगर आपका सिर्फ 2 बच्चे, ये आपको तभी मिलेगा जब आपके पहले 2 चिल्ड्रन, मतलब कि क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि पॉपुलेशन थोड़ा कंट्रोल में आए, तो बेनिफिट्स भी ज़्यादातर जो मिलते हैं वो 2 बच्चों पे ही मिलते हैं। अगर आपका 3rd बच्चा है तो आपको ये नहीं दिया जाएगा, ये यहाँ का एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट हम चलते हैं एनवायरमेंटल डीएनए, ईडीएनए। तो रिसर्चर्स ने लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, क्या नाम है इसका, लेबोरेटरी फॉर इंडेंजर्ड कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये इसका नाम है। इसके लिए यहाँ पे एक नया मेथड निकाला है कि वो टोटल बायोडाइवर्सिटी जो है उसका डीएनए करेंगे। ये बहुत पहले से चल रहा है, एक्चुअली 2003 में सबसे पहले ऐसे डीएनए के प्रोजेक्ट करवाए गए थे जिसको बोला गया था ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट, HGP। किसने करवाया था, इसको करवाया था USA ने। 2003 से लेके ये चला था ऑलमोस्ट 2015 तक, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पता चली थी ह्यूमन जीन में। जैसे पता चला था कि 300 करोड़ से ज़्यादा ह्यूमन के अंदर हमें जो जीन्स है वो, मतलब कि जो पेयर बनते हैं डीएनए के, ये आपको पेयर दिखाई दे रहे हैं ना, एक पेयर यहाँ पे आप देखिएगा, एक पे यहाँ पे होगा एंडेनाइन, दूसरे पे यहाँ पे होगा थायमाइन, क्योंकि ए जो है वो सिर्फ टी के साथ पेयर बनाते हैं। ये अलग अलग पेयर होते हैं, क्या पेयर बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं न्यूट्रीजीनियस पेयर्स। ये बन के हमारे जीन बनाते हैं, जो पेयर बनता है। तो इन ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर ऑलमोस्ट 30,000 जीन होते हैं हर सेल के अंदर, ठीक है। और ये सब कुछ बातें हमें पता चली थी यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के। उसके बाद इंडिया ने भी अपने बहुत सारे डीएनए के प्रोजेक्ट लेके आया, और अब जो डीएनए का प्रोजेक्ट है वो आया है एनवायरनमेंट के ऊपर। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं वो सिक्वेंसेस करेंगे, यानी टोटल जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर एनिमल्स का डीएनए आएगा, उसके अंदर प्लांट्स का डीएनए आएगा, उसके अंदर अलग अलग स्पीशीज का डीएनए आएगा, वाटर से इसको लिया जाएगा, सोयल से लिया जाएगा, एयर से लिया जाएगा, तो हर जगह से इस डीएनए को लिया जाएगा और इसके बाद इसकी सीक्वेंसिंग की जाएगी। कभी भी आपको डीएनए बनाना होता है, क्योंकि देखिए कितना बड़ा ये डाटा, तो आपको इसके लिए क्या चाहिए होता है, सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। आप ऐसे ही इसको नहीं बना सकते, और इसीलिए ये टाइम टेकिंग भी बहुत होता है, क्योंकि आपको हर एक पेयर को समझना पड़ता है डीएनए के, कौन से पेयर में क्या इन्फॉर्मेशन है। जीन के अंदर होता है क्या, जीन के अंदर बस यही इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके आई का कलर क्या है, आपका क्या होने वाला है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें जीन के अंदर मिलती है। और ई डीएनए इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्वायरमेंटल डीएनए तो छोटा नाम है, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है सराउंडिंग किसी भी नेचुरल प्रोसेस के लाइफ टाइम में या डेथ के बाद भी, तो उन सब के डीएनए को यहाँ पे क्या करने वाला है, सीक्वेंस करने वाला है और मॉनिटर करने वाला है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ में मिलके। और इसमें इनका साथ कौन दे रहे, इनमें इनका साथ दिया जाएगा CSIR के द्वारा। CSIR क्या होता है, ये होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो आई से यहाँ पे C से बनता है यहाँ पे काउंसिल, S से बनता है साइंटिफिक, I से होता है यहाँ पे इंडस्ट्रियल, यानी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी, और R से क्या होता है, रिसर्च। तो ये होता है आपका CSIR, जो कि इंडिया के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भाग यहाँ पे बनाता है ये। और चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एनकोर। तो एनकोर नाम का क्या है, एनकोर है यहाँ पे अनेबलिंग कम्युनिकेशन, E से होगा अनेबलिंग, EN, C से होगा यहाँ पे कम्युनिकेशन, और R से होगा रियल टाइम, और E से यहाँ पे होगा एनवायरनमेंट। तो ये क्या बनेगा, अनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट, एनकोर। तो इलेक्शन ऑफ कमिश्नर, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर क्या होगा कि जो जितने भी कैंडिडेट जो आएंगे, जो वोटिंग करेंगे, इलेक्शन मैनेजमेंट इसी के थ्रू आगे से करवाया जाएगा। उन वोटर्स को डिजिटली कहीं ना कहीं उनका मैनेजमेंट होगा, ठीक है, वो कहाँ कर रहे हैं। एंड टू एंड एप्लीकेशन है, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, RO जो होता है, जो कि आता है ऑलमोस्ट आपके स्पेशल ऑफिसर से नीचे, यानी कि जो DC होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसके नीचे RO होते हैं, और ये काफ़ी होते हैं, ये छोटी छोटी जगह पे लगाए होते हैं, एक बूथ के ऊपर एक RO होता है। तो रिटर्निंग ऑफिसर से होते हैं, और ये इसके ऊपर ज़्यादा जो है हेड होंगे, और इन्हीं के पास ये सॉफ्टवेयर होगा, और ये इसको मैनेज करेंगे, डिजिटलाइज करेंगे। जो भी वोट्स के पोल निकलेंगे, टेबुलेट राउंड वाइज जितना भी डाटा आएगा, या फिर जो वो वेरियस जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स होंगी काउंटिंग वगैरह की, उन सब चीज़ों को इस सॉफ्टवेयर के थ्रू डिजिटलाइज किया जाएगा।
और इनकोर की जो सिक्योरिटी या स्क्रूटिनी जो एप्लीकेशन है वो अलाउ की जाएंगी रिटर्निंग ऑफिसर को, ताकि जो स्क्रूटनाइज कर सके जो भी नॉमिनेशन फिल किए गए हैं कैंडिडेट द्वारा ऑनलाइन। तो कोई भी कैंडिडेट पहले एक नॉमिनेशन फिल करेगा कि मैं क्या है ये इलेक्शन में लड़ना चाहता हूँ। अब आरओ के पास एक इन्फॉर्मेशन है कि उसने क्या क्या चीज़ें हमें बताई हैं, उसके पास कुछ कुछ उन्हें बतानी पड़ेंगी नॉमिनेशन के द्वारा, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, क्या उसके पास ऐसा कोई केस तो नहीं चल रहा है जिसमें उसको 2 साल से ज़्यादा की जेल हुई हो, तो जिसको 2 साल से ज़्यादा की जेल है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो ऐसे कुछ कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के ऊपर यहाँ पे बात होएगी और उनके ऊपर स्क्रूटिनी। अगर इन रूल्स में कुछ भी गलत मिलता है तो आरओ ऑफिसर के पास इतनी पावर है कि वो यहाँ पे स्क्रूटिनी कर सके, वो इस चीज़ का जायज़ा ले सके और फिर वहाँ पे अपना जो भी इसके ऊपर केस होना चाहिए ऊपर वो बता सके। तो अगर आप जो एनकोर नोडल ऐप होगा, वेरियस डिपार्टमेंट्स उसमें होंगे, जैसे फायर डिपार्टमेंट होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, पुलिस एनवायरनमेंट वगैरह के डिपार्टमेंट होंगे, उन सब से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा होल्डिंग रिलीज वगैरह के लिए, रोड शो के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को या कैंडिडेट्स। तो इसमें जितने भी डिपार्टमेंट है वो एनकोर के साथ मिले हुए हैं, राइट। तो जो फायर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, सब इसके साथ, और इन सब ये सब जब मिलके नो सर्टिफिकेट दे देंगे नोडल ऐप से, यानी कि जो ऐप यहाँ पे वो नो सर्टिफिकेट दे देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देंगे कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसी के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कैंडिडेट अपना क्या कर सकता है, देखिए यहाँ पे फ़ोन में क्या है, ऐप है, यहाँ पे मैसेजेस है, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उन्हीं के थ्रू यहाँ पे आप फिर जाके रिलीज वगैरह कर पाएंगे। तो ये इसका पूरा का पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट हम चलते हैं कामाख्या टेम्पल। कामाख्या टेम्पल क्या है, न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले देखते हैं। क्योंकि भूटान के जो किंग है वो हमें पता था कि अरुणाचल प्रदेश आ रहे हैं, तो भूटान के जो किंग है वो आए थे इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश, और वो आ गए हैं कामाख्या टेम्पल के अंदर भी। अब इसके बारे में कुछ बात करें तो कामाख्या टेम्पल जो है ये एक शक्तिपीठ है, ठीक है, और 51 शक्तिपीठ में से ये सबसे पुराना शक्तिपीठ माना जाता है। शक्तिपीठ यानी कि माता जो शक्ति हैं उनका जगह है, तो इसको 51 में से सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है, सबसे ओल्डेस्ट। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले देख लेते कि है कहाँ। तो ये है एक्चुअली में नील, जो आपके नीलाचला हिल्स हैं असम के अंदर, नीलाचला हिल्स असम के अंदर गुवाहाटी में ये आपको देखने को मिलता है, गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। और इसके ये है क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसा माना जाता है कि जो माता है यानी कि जो मदर गॉडेसेस है उनका क्षति जो थी, उनके जो वजाइना का पोर्शन था यानी कि वो यहाँ पे गिरे थे, और उसके बाद अब हर महीने यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन को सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है जो हर मंथ एवरी मंथ जो एक फीमेल होती है उनको मंथली पीरियड्स आते हैं और उसमें उनको ब्लड आता है। यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो रिवर बहती है उसका पानी वहाँ से मंदिर से निकलने वाला रेड हो जाता है, और इसी वजह से इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको ये माना गया है कि यहाँ पे मतलब कि मदर का जो भी है उसी रीति रिवाज से इस टेम्पल को बनाया गया है। प्रीलिम्स के लिए इसके बारे में और कुछ देखते हैं कि एक इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है तांत्रिक शक्तिज़म का, कि यहाँ पे तांत्रिक शक्तिज़म बहुत ज़्यादा होती है, बलि होती हैं, आपको प्रसाद के अंदर भी यहाँ पे एनिमल्स का जो मीट होता है बलि के बाद वो दिलता है। हिंदूज़ का ये पूरा का पूरा वो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि हिंदू मतलब मदर शक्ति जो थी वो हिंदू ही थी। और लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, लॉर्ड विष्णु को भी यहाँ पे एक घर बनाए गए हैं टेम्पल के अंदर। तो ये भी है कि ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे लॉर्ड शिव और लॉर्ड शक्ति तो समझ में आता है, लेकिन अगर प्रीलिम्स पे आ जाता है कि क्या यहाँ पे लॉर्ड विष्णु भी है, तो बिल्कुल यहाँ पे लॉर्ड विष्णु का भी यहाँ पे एक हाउसेस बनाए गए हैं। और हर साल यहाँ पे एक मेला लगता है जिस मेले का नाम है अम्बुबाची। क्या नाम है इस मेले का, अम्बुबाची मेला। ये हर साल यहाँ पे लगाया जाता है और मेंस्ट्रुएशन को ही मतलब सेलिब्रेट करने के लिए, गॉडेस जो कामाख्या है उनके मेंस्ट्रुएशन को सेलिब्रेट करने के लिए इसको बनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1565 में, बहुत पुराना है, 1565 में ये बना था। इसको बनवाया था चिल्लाराय ने। चिल्लाराय कौन थे चिल्लाराय? ये कोच डायनेस्टी के एक किंग होते थे उस टाइम पे। ये किंग थे कौन सी डायनेस्टी? कोच डायनेस्टी। उन्होंने इसको बनवाया था।
तो यहीं पे इसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन आई थिंक होती है ख़त्म। नेक्स्ट हम चलते हैं जल जीवन मिशन। ये मिशन जो है इसका उद्देश्य है कि इसको जो भी टैप वाटर था उसको पहुंचाना था 2025 तक 2024 के सभी घरों में। अभी इसके ऊपर रिपोर्ट आई है कि कहाँ जब 2019 के अंदर जब इस मिशन को लॉन्च किया गया था, सिर्फ पूरे इंडिया में 16% ही ऐसे घर थे जहाँ पे टैप वाटर यानी कि जो रूरल एरिया जो थे, गांव जो थे, वहाँ पे टैप वाटर मिलता था कि आपके घर पे ठूठी लगी हुई है, आपका जो टैप है आपने उसमें खोला और उसमें पानी आ गया, सिर्फ 16%। लेकिन आज 2023 के नवंबर के अंदर जब ये लेटेस्ट डेटा निकाला गया है तो ये है कि 70% ऑफ द हाउस होल्ड जितने भी हैं उनके अंदर टैप वाटर जा चुका है। अब बात करते हैं कि JJM यानी कि जल जीवन मिशन है क्या। JJM जो है उसका कहीं ना कहीं एम है कि वो सेफ एंड एडिक्वेट जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सभी को पहुंचा सके 2024 तक रूरल इंडिया में। इसकी मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यहाँ पे काम करती है। लॉन्च हुआ था 2018 में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, SCP स्कीम है। कैसे होती है? जब कोई भी कहीं पे भी लिखा आपको मिलेगा सेंट्रल स्कीम, तो आपको क्या समझ जाना चाहिए कि सेंटर इसको 100% फाइनेंस कर रही है, पैसा दे रही है। जब आपको लिखा हुआ मिलता है यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तब आपको समझना चाहिए कि सेंटर कुछ पैसा दे रही है। मान लीजिए 60% और 40% दिया जा रहा है किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है कि वो कुछ देती है। JJM एक अर्बन मिशन भी है, JJM अर्बन, वहाँ पे ये अंडर आता है। ये सेकेंड मिशन, इसके बारे में भी देख लेते हैं। वो आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, तो वो आता है मऊआ के अंडर। और ये एम करता है कि 4378 जितने भी ये स्टैट्यूटरी टाउन है उनको अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2021-22 में, उनके वहाँ पे ये जो टैप वाटर्स है वो फंक्शन हो जाने चाहिए। ठीक है, ये इसके बारे में सब कुछ यहाँ पे था। नेक्स्ट हम चलते हैं प्लेसेस इज न्यूज़। नेपाल की बात हो रही है। नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, वहाँ पे नेपाल क्यों? क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक आया था अभी अभी। पॉलिटिकल फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पॉलिटिकली इनका फ्लैग देख लीजिए कि नेपाल का फ्लैग ऐसा होता है, नीचे स्टार है, ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये मून की शेप है, और उसके ऊपर भी मून से भी आप सन को, या फिर ज़्यादातर मुझे तो सन ही लग रहा है, बाकी देख लीजिए क्या हो सकता है, स्टार भी हो सकता है। तो इसको राइजिंग सन को दिखाया गया है। कैपिटल पॉलिटिकल फीचर्स की बात करें तो लैंड लॉक कंट्री है, ऊपर इसका तिब्बत है, चाइना का एरिया, इधर पूरा का पूरा इंडिया है। इधर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट सिक्किम शुरू हो जाता है, फिर से इंडिया के नीचे यहाँ पे ये मिलता है यूपी के साथ और उत्तराखंड के साथ। तो बाउंड्री पूरी लैंड लॉक है, कहीं से इसका मतलब पानी वगैरह का, सी वगैरह का कोई एक्सेस नहीं है। बॉर्डर की बात करें तो ईस्ट, साउथ और वेस्ट तीन जगह से इसके बॉर्डर लगते हैं इंडिया के साथ। और फोर्थ जो है यानी कि नॉर्थ में इसका बॉर्डर है ऑटोनोमियस जो तिब्बत का रीजन है चाइना के साथ। ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो ये 8 जो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, हाईएस्ट माउंटेन, तो वो यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। उनमें से जो सबसे बड़ा माउंटेन है वो कौन सा माउंटेन है? माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, माउंट एवरेस्ट उसका नाम है। और ये कितने बड़ा है? ये है 8,848 मीटर। कितना होता है ये? 8848। तो ये इतने मीटर पे इसकी हाइट है। और कहाँ मिलेगा आपको? मिलेगा नेपाल के अंदर। कुछ और भी यहाँ पे रेंजेस है, जैसे कि महाभारत रेंज यहाँ पे आपको मिलेगी, ग्रेट हिमालय की रेंज यहाँ पे आपको मिलेगी। मेजर रिवर्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे गंडक नाम की रिवर दिखाई देती है। कौन सी रिवर दिखाई देती है? गंडक। ठीक है, तो गंडक नाम की रिवर यहाँ पे है। इसका ओरिजिन होता है धौलीगिरी, तिब्बत से निकल के आती है नेपाल के बॉर्डर के पास से। सेकंड आपको रिवर यहाँ मिलेगी कार्नली, और ये होती है आपकी मच्चा कबाब, तिब्बत से ही ये निकलती है। थर्ड यहाँ पे जो कि इंडिया के अंदर भी आती है वो है कोशी रिवर। गंडक भी इंडिया के अंदर होती है। तो कोशी रिवर जो है वो कॉन्फ्लुएंस बनाती है सन कोशी, अरुण कोशी, तमूर कोशी, 3 रिवर्स का, जो कि हिमालय के, नेपाल के रीजन्स के और तिब्बत से इनसे निकलती है। तो ये 3 यहाँ पे मेन क्या है? मेजर रिवर्स है यहाँ पे। और इतने के साथ हमारा आज का जो
पूरा का पूरा प्रोसेस था, एनालिसिस था, वो होता है यहीं पे ख़त्म। चलिए मैप में भी ज़रा एक बार तिब्बत को देख लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास और अफ्रीका से ऊपर यहाँ पे आते हुए इंडिया में पहुँच जाते हैं। इंडिया में आप देखेंगे कि कैसे लखनऊ के साथ, ये आपको नेपाल की बाउंड्री दिखाई दे रही है, काठमांडू इसकी कैपिटल है, पोखरा नाम का शहर है और भी यहाँ पे शहर है। नेशनल पार्क यहाँ पे बड़ा सा ये पोक्सकू-संडो नेशनल पार्क है। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बहुत सारी जो 8 आपको बड़ी बड़ी माउंटेन्स दिखेंगी, यहाँ पे आप देखेंगे माउंटेन एवरेस्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। ये देखिए कैसे माउंटेन एवरेस्ट है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है ये, और इसी तरीके से दिखाई देता है कैसे ये बीच में आपको रिफ्ट वैलीज़ भी दिखाई दे रही हैं, पूरे ये बर्फ़ से ढके हुए हैं। उनकी हाइट देखिए 8,840 मीटर ये पूरी माउंट एवरेस्ट की हाइट है। और भी यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जैसे, और कुछ कुछ मेन पहाड़ियाँ जो है वो उस पूरे रीजन में आपको दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, ग्रेटर हिमालय, इसके नीचे क्या शुरू हो जाता है, शिवालिक हिमालय शुरू हो जाता है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो चोटियाँ हैं उनके ऊपर बर्फ़ इतनी देखने को नहीं मिल पाएगी जितनी यहाँ पे मिल रही है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि उत्तराखंड से इसका बॉर्डर टच हो रहा है इंडिया में, नीचे इसका बॉर्डर टच हो रहा है यूपी के साथ, उत्तराखंड यहाँ पे देखिए। इसके अलावा ये बॉर्डर टच करती है बिहार के साथ भी, और उसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे क्या है, सिक्किम है, तो सिक्किम के साथ भी ये अपना बॉर्डर जो है टच कर रही है। और सिक्किम वैसे तो ये भूटान के साथ टच कर सकती थी, लेकिन बीच में क्या आ गया, सिक्किम आ गया, तो यहाँ पे भूटान है। और यहीं पे हमारा आज का पूरा प्रीलिम्स का जो न्यूज़ का एनालिसिस का वो ख़त्म होता है। तो थैंक यू सो मच जो भी अभी तक यहाँ पे बने हुए हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन।